नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सनरे पे। मैं आपका एजुकेटर सुनील ट्रे लेके आया है घटना चक्र की अगली कड़ी। आज का जो हमारा पहला विषय है वह है सामान्य भूगोल। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970 और 1980 के दौरान। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य में। सूची 1, सूची 2 तेल शोधनशाला, सूची 2 राज्य। हल्दिया पश्चिम बंगाल, जामनगर गुजरात, कोच्चि केरल, नुमालीगढ़ असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सूची 1, सूची 2 तेल शोधक कारखाने और उनके राज्य। नुमालीगढ़ असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, बरौनी बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। सूची 1 तेल शोधनशालाएं, सूची 2 राज्य। सही उत्तर हमें ज्ञात करना है। नून माटी असम, कोयली गुजरात, मंगलौर कर्नाटका, पानीपत हरियाणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सूची 1 तेल शोधक कारखाने, सूची 2 उनके राज्य। तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली असम, कोयली गुजरात, नागापट्टिनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा नुमालीगढ़ असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बीना मध्य प्रदेश बीपीसीएल, तातीपाका आंध्र प्रदेश ओएनजीसी, डिगबोई असम आईओसीएल, कोयली गुजरात एचपीसीएल। इसका सही उत्तर सही सुमेलित जो नहीं है वह डी। कोयली गुजरात जो है ये आईओसीएल के अंतर्गत है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। नीचे दिए गए कच्चे मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 की संख्या से अंकित भारत के क्षेत्रों में कौन सी एक में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हाल ही में प्रारंभ हुआ? तो ये जो है हमारा तीसरा, इसमें कावेरी डेल्टा वाला, इसमें सन 1958 में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ हुआ था। मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या बाड़मेर संजोर बेसिन में खोज गए तेल क्षेत्र हैं। 14 NELP बॉक्सेस, 1 JV बॉक्सेस, 2 नॉमिनेशन बॉक्सेस एवं 4 CBM बॉक्स संबंधित है पेट्रोलियम अन्वेषण से। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक करने रखने हेतु भारत ने इंडिगो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चयनित करिए जिससे इस हेतु चयन नहीं किया गया है। अंकलेश्वर। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? दक्षिणी बेसिन से। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया? आंध्र अपतटीय क्षेत्र में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? बॉम्बे हाई से। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। यह कथन असत्य है। लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित है बॉम्बे हाई। KG-D6 बेसिन जो अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है गैस का। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3।
कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी। उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जामनगर लोनी एलजीपी पाइपलाइन, कांडला भटिंडा पाइपलाइन। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 का प्रश्न था, इसका कोई भी कूट यहाँ पे सही नहीं है, हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। विविध खनिज से जुड़े कुछ प्रश्न। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइलाइट, सिलेमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स हैं? इनमें केवल 2, 3 और 4 ही मेजर मिनरल्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ से सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तांबा चित्रदुर्ग, लौह अयस्क बिल्लेरी, मैंगनीज भीलवाड़ा, बॉक्साइट कटनी। तो जो कथन सत्य नहीं है वह है 1 और 3। बात की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये प्रश्न 2015 का था। अब जो है किस इन सभी राज्य एस्बेस्टोस के सर्वाधिक उत्पादन में नहीं आते हैं। जो राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है एस्बेस्टोस का वह आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडावान संस्थानों में पाई जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका केवल 2 सत्य है। निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक चट्टानों से संबंध करेंगे? गार्नाइट ताम्रा। क्वार्ट्जाइट कायांतरित मेटामॉर्फ होता है बलुआ पत्थर से। सूची 1, सूची 2। सूची 1 मैंगनीज मध्य प्रदेश, निकेल उड़ीसा, सीसा जस्ता राजस्थान, एस्बेस्टोस आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्यों में उच्च के निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा सही क्रम है? तो हमें 2013-15 के तथ्य याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान। सूची 1 खनिज, सूची 2 शीर्ष उत्पादक राज्य। लौह अयस्क उड़ीसा, तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटका, अभ्रक आंध्र प्रदेश। का सही उत्तर हो जाएगा ए। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ये प्रश्न 1991 का था। अब प्रश्न काल के समय इसका तथ्य कुछ और था, वर्तमान काल में इसका प्रश्न का तथ्य कुछ और है, तो हम इस प्रश्न को स्किप करेंगे। सूची 1, सूची 2 खनिज तेल गुजरात, जिप्सम राजस्थान, सोना कर्नाटका, बॉक्साइट उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम एक धातु खनिज नहीं है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है राजस्थान। वह क्या उत्पादन है जो चूरू बीकानेर श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है तथा 3 गुणात्मक संवर्धन वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है। यह है जिप्सम। सूची 1 खनिज, सूची 2 प्राप्ति के प्रारूपी क्षेत्र। कोयला, कोयला जो मिलता है हमें करणपुरा में मिलता है। स्वर्ण, सोना जो है ये हट्टी में मिलेगा। अभ्रक के लिए नेल्लौर में जाना पड़ेगा। मैंगनीज के लिए भंडारा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सूची 1, सूची 2। सूची 1 केंद्र, सूची 2 खनिज। मक्कूल, डल्ली राजहरा। डल्ली राजहरा लोहा अयस्क है और मक्कूम जो है ये हमारा हो जाएगा कोयला के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कमपट्टी,
तांबा ये सही सुमेलित नहीं है। कामपट्टी जो महाराष्ट्र में है वह कोयला के लिए जाना जाता है। सूची एक क्षेत्र, सूची दो खनिज। बादाम पहाड़, लोहा अयस्क, कोडरमा, अभ्रक, मोसाबानी, तांबा, रवा, खनिज तेल पेट्रोलियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सूची एक लोहा अयस्क, सूची दो राज्य। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है, कुद्रेमुख कर्नाटका में है और नोआ मंडी झारखंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नेल्लौर मैंगनीज ये सही सुमेलित नहीं है। सूची एक सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक खनिज पदार्थ, सूची दो खनन क्षेत्र। ग्रेफाइट, रामपा, सीसा, जावर, लवन, डिंडवाना, चांदी, बेल्लारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सूची एक स्थान, सूची दो वहां मिलने वाले खनिज। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर में खनिज तेल मिलता है। डली राजहरा में लोहा अयस्क मिलता है। कोडरमा, कोडरमा में मिलने वाला जो खनिज है वह है अभ्रक। और खेतरी राजस्थान में तांबा मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सूची एक खनिज, सूची दो उत्पादन क्षेत्र। लौह अयस्क, लौह अयस्क हमें मिलेगा कोरबा से या क्योंझर उड़ीसा में भी मिलता है लौह अयस्क। तांबा, तांबा खेतरी राजस्थान। कोयला, कोयला हमें मिलेगा कोरबा से। अभ्रक जो मिलेगा हमें वो मिलेगा हमें कोडरमा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम ढूंढे। तो ये हो जाएगा तांबा खेतरी, सोना कोलार, लोहा कुद्रेमुख पहाड़िया, कोयला के लिए झारिया। स्वर्ण कुद्रेमुख, कोयला झारिया, तांबा खेतरी, लोहा कोलार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है? तो यह उड़ीसा राज्य। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। खनिज और उसके क्षेत्र। जिप्सम, जिप्सम हमें मिलेगा जामसर में। तांबा कोदरीबा, रॉक फॉस्फेट, झामर कोठरा, शीशा एवं जस्ता, रामपुर अगूचा। सुमेलित कीजिए। खेतरी, खेतरी तांबा, झारिया कोयला, सिंहभूम लोहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बेलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं अवस्थित है। बेलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में है। खनिज के भंडारों को प्रचुरता और संबंधित जिलों को सम्मिलित कीजिए। हीरा, पन्ना, लौह अयस्क, बस्तर दुर्ग, बॉक्साइट, सरगुजा मांडला सतना बालाघाट बिलासपुर, कोयला, सीधी सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ शहडोल छिंदवाड़ा बैतूल। सूची एक सूची दो। सूची एक कोयला, तलचर, तांबा खेतरी, लौह अयस्क, कुद्रेमुख, चांदी, जावर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मैंगनीज, कोरापुट ये सही सुमेलित नहीं है। सूची एक तांबा गैस प्लांट, सूची दो कोची ओरिया एल्यूमिनियम पेट्रोलियम कोरबा खेतरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। मंझगवा मैंगनीज भंडारों के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, डी। ग्रेनाइट पट्टियों तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। भारत में हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित जिलों में किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए गए हैं? रायपुर। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात करें। यूरेनियम, एंडलुसाइट, पाइराइट, डोलोमाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। केरल के कई भाग की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थ में
कौन से पाए जाते हैं? इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्मेनाइट, टंगस्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2 तथा 3। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन प्रमुख तौर पर थोरियम ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो यह है मोनाजाइट सैंड में थोरियम पाया जाता। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है तमिलनाडु और केरल के तट पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम होता है। तो कथन 2 इसका सत्य है, परंतु कथन 1 गलत है। सूची 1, सूची 2। दोमाईसाइट, दोमाईसाइट मेघालय में है। लंबापुर आंध्र प्रदेश, रोहेल राजस्थान, गोगी कर्नाटका। सही उत्तर हो जाएगा ए। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। तुराम-डी में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? बॉक्साइट, डोलोमाइट, लॉयस्क, टिन। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर 1, 2, 3, 4 है। चारों ही हमें ये खनिज निम्न क्षेत्र में पाए जाते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका प्रश्न 2008 का है और ये प्रश्न का कूट सही नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। केमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर। सूची 1 खनिज, सूची 2 स्थान। कोयला, कोयला गिरिडीह, तांबा अलवर, मैंगनीज धारवाड़, भूरा कोयला लिग्नाइट, कोडम। तो ये सही उत्तर हो जाएगा सी। सूची 1 खनन क्षेत्र, सूची 2 खनिज। गुरु महिसानी, लोहयस्क, तलचर, कोयला, जादूगूड़ा, यूरेनियम, जावर, सीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज और 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है? तांबा झारखंड, निकेल उड़ीसा, टंगस्टन केरल। तो इसका सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 यहाँ गलत है। सूची 1 खनन क्षेत्र, सूची 2 खनिज। गुरु महिसानी, लोयस्क, तलचर, कोयला, जादूगूड़ा, यूरेनियम, जावर, जस्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर जो है वो 0.78% है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? बॉक्साइट, लोहारदगा। सूची 1 खनिज, सूची 2 उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कॉपर, तांबा बिजली का सामान बनाना। बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है और एल्यूमिनियम का उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में होता है। मैंगनीज का इस्तेमाल इस्पात उद्योग में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा के से जुड़े कुछ प्रश्न। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो इसका जो उत्तर है वो केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इडुक्की तापकीय शक्ति गृह, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घट प्रवाह सिंचाई योजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसका कथन 2, 3 और 4 सत्य हो जाएगा। इडुक्की जो है ये तापीय शक्ति गृह नहीं है, ये जल विद्युत परियोजना है। सूची 1, सूची 2 उकाई गुजरात, पेंच मध्य प्रदेश, डोभाल महाराष्ट्र, पतरातू झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।
उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है उसमें थर्मल ऊर्जा का। प्रश्न ये इसका कूट गलत है, हम इसे नहीं करेंगे। ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, डीजल। तो 30 सितंबर 2016 के अनुसार हमें अवरोही क्रम बताना है। तो ये इसके तथ्य याद करने की जरूरत नहीं, जो भी वर्तमान काल के तथ्य होंगे आपको वो याद रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो वैसे देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है फरक्का में। दिए गए मानचित्र में 4 स्थलों में से किस स्थानों में थर्मल पावर स्टेशन ऊष्मा विद्युत स्थापित है? जिस स्थान पर कोई थर्मल पावर स्टेशन ऊष्मा विद्युत घर नहीं है वह है 1, 2, 3 और 4 में से। तो ये जो 2 है हमारा, यहाँ कोई भी थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। निवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तृतीय कोयला। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? ये रूस की सहायता से 1967 में की गई थी। सूची 1 बिजली घर। सूची 2 राज्य। कोटागुदम आंध्र प्रदेश, रायचूर कर्नाटका, मेटूर तमिलनाडु, बनकबोरी गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा पारस आंध्र प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है। पारस जो है ये महाराष्ट्र राज्य में। सूची 1 राज्य। सूची 2 स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान। इसका प्रश्न 2008 का है और इसका कोई कूट सत्य नहीं है। हाल में वर्षा में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ प्रवर्तित होता रहा है 70 से 75% के बीच। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? झारखंड में। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? परियोजना और उसकी कंपनी। जॉर्जपुर में कृत्रित इस्पात संयंत्र उड़ीसा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं है, टाटा स्टील के अंतर्गत है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये बिहार राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कोरबा पवन ये सही सुमेलित नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा से जुड़े कुछ प्रश्न। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तारापुर में। वर्ष 2006-2007 में भारत के कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत था 3 तथा 4% के बीच। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। सूची 1 नाभिकीय शक्ति केंद्र। सूची 2 राज्य। कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, नरोला उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सूची 1, सूची 2, सूची 1 राज्य, सूची 2 अणुशक्ति केंद्र। गुजरात, गुजरात में है काकरापार। कर्नाटका रावतभाटा, कर्नाटका कैगा। राजस्थान रावतभाटा। उत्तर प्रदेश नरोला। इसको सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आणविक संयंत्र चालू होने का वर्ष। तो इसका कोई भी कूट सत्य नहीं है। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति है की का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। कारण भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। तो इसका कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। अणु खनिज यहाँ सर्वत्र सुलभ नहीं दुर्लभ है, इसलिए हमें इसे बाहर से आयात करवाना पड़ता है। सूची 1 परमाणु विद्युत संयंत्र गुरुजल संयंत्र। सूची 2 राज्य।
थाल थाल संयंत्र महाराष्ट्र, मनगुरी कर्नाटका, काकरापाड़ गुजरात, कायगा कर्नाटका। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अधोलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो एन्नौर मेघालय में नहीं, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दिए गए चित्र में दक्षिण भारत का एक भाग दिखाया गया है। दो 1000 मेगावाट परमाणु शक्ति संयंत्र के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल कुंडकुलम मानचित्र में चिन्हित किया गया है बी से। तमिलनाडु में कुंडकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? 6। कुंडकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु राज्य में। भारत अपने 25वें परमाणु संयंत्र का निर्माण कर रहा है रावतभाटा राजस्थान में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? कायगा कर्नाटका। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? कलपक्कम। मीठी विरधि परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? यूएसए द्वारा। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयंत्र उपक्रम है जिसका परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का है। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? हरिपुर हरियाणा। निम्न में से परमाणु परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो कायगा कर्नाटका में है और कलपक्कम कर्नाटका नहीं तमिलनाडु में है। तो इसका ए और बी दोनों ही गलत है। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तारापुर। जल विद्युत से जुड़े कुछ प्रश्न। निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? कोयना में। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है? कोटा में। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 10%। ऊर्जा विविध से जुड़े कुछ प्रश्न। सूची 1 स्थान, सूची 2 ऊर्जा। पावागढ़, सौर, तातापानी, भूतापीय, मुपंदल, पवन, काकरापार, परमाणु, आणविक। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? राजस्थान राज्य में। सूची 1 सूची 2 सूची 1 ऊर्जा संयंत्र, सूची 2 ऊर्जा के प्रकार। चमेरा, जलीय ऊर्जा, गोवाल पहाड़ी, सौर ऊर्जा, कुंडकुलम, आणविक ऊर्जा, पतरातू, तापीय ऊर्जा। सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तमिलनाडु एवं गुजरात। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गुजरात। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में हास्यमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग भारत में न्यूनतम है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। तो ये गलत है। इसका योगदान लगभग 9.99% है। पवन ऊर्जा की एशियाई में सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? खंबात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? भावनगर में। निम्नलिखित में कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? तो एनएचपीसी विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास।
1991 के कैलेंडर के दौरान भारत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर थोक मूल्य सूचकांक के मासिक औसत के आधार पर थी 12.7%। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। स्फीति दर के होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोग्य कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। निम्नलिखित में किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मृदा का सृजन। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की द्विंग की दर को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कदम अपेक्षित रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है? बजट घाटे और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रण में रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में भार वेटेज उसके थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई में दिए गए भार से अधिक है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। तो इसका कथन केवल एक और दिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीपीआई को अपनाया है, ना कि डब्ल्यूपीआई को। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल ओईए औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। तो इसका कथन केवल 1 और 3 सत्य है। भारत में शीर्ष पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त सीपीआईसी पर। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर है यदि, तो इसका कूट सत्य नहीं है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का भी कूट सही नहीं है। भारत में थोक सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन से संस्थापन कार्यकाल जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। 1993-94 100 को आधार मानते हुए नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला अप्रैल 1958 में प्रभावी हुई। नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में बुनियादी वस्तुओं का भारित महत्व 10% अंकों तक कम हो गया। बिजली का भारित महत्व नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में बढ़ गया। तो इसका कथन केवल 2 और 3 सत्य है। थोक मूल्य सूचकांक में मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार वेटेज दिया जाता है? विनिर्मित उत्पाद। नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला का प्रारंभ हुआ 14 सितंबर 2010 को। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? 2011-12। किस तारीख को नए थोक सूचकांक को, जिसका आधार वर्ष 2004-05 है, जारी किया गया? 14 सितंबर 2010। भारत सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई की नई श्रृंखला है
1993-94 के आधार मूल्यों के संदर्भ में अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर कर दिया जाए। वर्ष 2004-05 में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोक कीमत सूचकांक WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI IW की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका कथन केवल 2 सत्य है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? तो यह श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो। वर्तमान मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स आधार वर्ष 1960 लगभग 330 है। इसका अर्थ है कि 1960 की तुलना में सभी वस्तुओं की कीमत 3.3 गुना अधिक है। कुछ निश्चित चुनी हुई वस्तुओं का मूल्य 3.3 गुना तक बढ़ गया है। कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य का भारित औसत वेटेड मीन 3.3 गुना बढ़ गया, तो इसका उत्तर सी सत्य हो जाएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की नई श्रेणियों में जो भारत सरकार द्वारा 10 जून 2011 को जारी की गई आधार वर्ष को परिवर्तित कर दिया गया है 1993-94 से 2004-05 में। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं की कीमत के औसतन परिवर्तन को। अभिकथन समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। कारण मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। तो इसका जो कथन है और कारण दोनों ही सत्य है, और जो कारण है वो सही स्पष्टीकरण भी है। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की अवधि नहीं है? ब्याज दर को कम करना। कथन अक्टूबर 2009 में फरवरी 2010 तक भारत में मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक हो गई थी। कारण वैश्विक बाजार में पेट्रोल का मूल्य $140 प्रति बैरल से घटाकर $30 प्रति बैरल रह गया था। तो इसका कथन और कारण दोनों सत्य है। जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण के लिए भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व की कोई भूमिका नहीं है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो इसका उत्तर सी सत्य हो जाएगा। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनिमय किया जाता है। वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 में के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। उसका कथन केवल 2 और 3 सत्य हो जाएगा। मार्च 2012 में भारत में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी थी? तो ये तथ्य बदलते रहते हैं, तो हमें ये नहीं करेंगे। राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक में जिस शहर तथा स्थिति से कार्य प्रारंभ किया वह है जयपुर 30 अगस्त 1995। हाल ही में बैंक ऑफ राजस्थान का विलय हुआ इनमें से किसी एक बैंक के साथ? ICICI। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है? SIDBI, IDBTI, ICICI, नाबार्ड। तो यह सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। सिडबी की स्थापना की गई लघु स्तरीय उद्योग के वित्त प्रदान करने हेतु। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। पैमाने की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही लाभों का चयन कीजिए। तो इसका कथन चारों ही सत्य है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? तो ये 20 है, जिसकी संख्या वर्तमान में लगभग
11 रह गई है। निम्नलिखित में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? आईसीसीआई, एचडीएफसी, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक एक सार्वजनिक बैंक है। निम्नलिखित में कौन एक निजी बैंक है? पंजाब बैंक। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? आईसीसीआई बैंक। निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? आईसीसीआईसी। निम्नलिखित में कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? सावधि जमाएं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1955 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा प्रारंभ की? तो यह है आईसीसीआईसी। अप्रैल 2011 में भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद पर कौन कार्यरत रहे हैं? प्रदीप चौधरी। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन को अपनी शाखा पहले खोली है? भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई? एसबीआई। निम्नलिखित निजी बैंकों में किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? एक्सिस बैंक। निम्नलिखित में कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? उपयुक्त सभी। सूची 1, सूची 2 बैंक और उसके प्रकार। इंडियन बैंक। इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक ये एक निजी बैंक है। सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है। सारस्वत बैंक एक सहकारी बैंक है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, सेवा क्षेत्र उपागम किसके क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? तो ये अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम। जिला शाख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। लीड बैंक का कार्य किया जाता है। इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक सागन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था दिसंबर 1959 में। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों पेमेंट्स बैंक की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वह भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। भुगतान बैंक ऋण देन के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है सीएसआर, एसएलआर को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का विनिमय या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी शामिल है। जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए, तब से बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात तथा नकद कोष अनुपात को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो दोनों एसएलआर और सीआरआर में कमी की गई। सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस निम्न अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करता है। यह सेवाएं उपभोक्ता और स्वरोजगार में जुड़े व्यक्ति दोनों को प्रदत्त की जाती है। सूक्ष्म व्यक्ति के अंतर्गत कौन सी सेवा उपलब्ध है? ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, निधि अंतरण सुविधाएं। तो ये सभी सुविधाएं इनमें शामिल हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतवर्षण में लगातार वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उनके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? तो ये जमा उनकी संपत्ति नहीं,
ये उनका देयताओं में आता है, लाइबिलिटीज में। वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले लोक लुभावन ऋण टीजर लोन क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है। लोक लुभावन ऋण टीजर लोन अधोमुख ऋण सब प्राइम लैंडिंग का एक ही रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को ये जोखिम रहता है कि भविष्य में उनका ऋण चुकता ना हो। देश में लोक लुभावन ऋण टीजर लोन मुख्यतः अनुभवहीन उद्यमी को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। तो उसका कथन केवल एक सत्य हो जाएगा। कोर बैंकिंग समाधान। कोर बैंकिंग स्कीम पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस पद का सही वर्णन करता है। ये बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। ये व्यावसायिक बैंकों का कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का तंत्र बढ़ाने का एक प्रयास है। ये एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक के द्वारा कर लिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। हाल ही में भारत सरकार की किस संस्था में लगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी स्टेक को क्रय किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बैंकों के नाम, मुख्यालय की स्थिति। इलाहाबाद बैंक, कोलकाता। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, मुंबई। ओवरसीज बैंक, चेन्नई। इसका कथन केवल दो सत्य हो जाएगा। वाणिज्यिक के बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजार ऋणदान, मार्केट बोरोइंग, ट्रेजरी बिल। भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां स्पेशल सिक्योरिटी इशू टू आरबीआई, इनमें से कौन आंतरिक ऋण इंटरनल डेट का घटक है। तो यह है एक, दो और तीन। वित्तीय सम्मिलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है उपयुक्त सभी के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई है। तो यह है रंगराजन समिति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। बैंकिंग अधोरचना को सिकोड़ना। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। उपयुक्त में से किन किन को भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है। तो एक, दो और तीन। भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित दायित्व का प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुआ था। तो बैंक नियंत्रण अधिनियम का नियमन, ये सब सर्वप्रथम घटित हुआ था 1949 में। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम जो 1949 को हुआ था 10 मार्च को। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रीय ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। तो उपयुक्त सभी। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1959 में। निम्नलिखित में कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। तो ये हो जाएगा हमारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वाणिज्यिक बैंकों में कार्यों में शामिल है ग्राहकों की ओर से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। तो इसका कथन एक और दो दोनों सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। 6 वाणिज्यिक के बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ।
उसका कथन केवल दो सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? किसानों को साख, जनता की जमा डिपॉजिट, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण, या उद्योगों की जमा मांग डिपॉजिट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए, किसानों को साख। निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? नाबार्ड। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसके एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुपसंगी के रूप में स्थापित हुआ? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत। लघु अवधि ऋण की अवधि है अधिकतम 15 माह। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय संप्रवर्तकों के अंशधारण की अधिकतम सीमा पूर्ववर्ती पूंजी के 49% तक है। भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वतः स्वीकृति के दायरे में सभी स्रोतों के 49% तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है। तो इसका उत्तर केवल दो सत्य हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। समाचारों में प्राय आने वाले बेसल थर्ड समझौता या सरल शब्दों में बेसल थर्ड है बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करना, जोखिम प्रावधान प्रबंधन को उन्नत कराने का प्रयास करता है। बेसल थर्ड निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। किन चार विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन ऑपरेट कर रहे हैं किस एक ही सबसे अधिक शाखाएं हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वृहद बैंक उत्पत्ति का देश, एबीएन एमरो बैंक यूएसए, बार्क्लेज बैंक यूके, कुकमिन बैंक जापान। तो इसका कथन केवल दो सत्य है, कथन एक और कथन दो गलत है। निम्न में से कौन सा बैंक प्रतिभूति घोटाले में बंद हुआ? यह है बैंक ऑफ कराड़। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30/6/2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी प्रकार के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? 37%। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है 5 लाख रुपए की जमा राशि इसके द्वारा बीमित है। तो इसका कथन दोनों ही सत्य है। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लैंडिंग रेट एमसीएलआर के उद्देश्य क्या है? ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दर निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करती है। यह दिशा निर्देश बैंक शाखा की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करती है जो ऋण लेने वाले एक बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। उसका कथन केवल एक और दो सत्य है। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था का इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साक्ष्यजन पर प्रभाव होगा वृद्धि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी पर्याप्तता अनुसार CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है जिससे वह यदि खाताधारकों द्वारा देयतों का भुगतान नहीं करने के कोई हानिकारक होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंकों द्वारा अलग अलग किया जाता है। उसका कथन केवल एक सत्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गम करता है? तो उपयुक्त सभी।
भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह शीर्ष बैंक है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। यह व्यापारिक धारणाओं को ऋण प्रदान करता है। यह नाबार्ड के कार्यों को पर्यवेक्षण करता है। इसका कथन केवल 1, 2 और 4 सत्य हो जाएगा। कथन तीसरा गलत हो जाएगा। आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक, ये व्यापारिक घरानों को ऋण नहीं देता है। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केंद्र सरकार का बैंकर है। ये मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। वह भारत सरकार के ऋण देन कार्यक्रम को संचालित करता है। तो उसका कथन 1, 2, 3, 4 चारों ही सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकार कोई कोष पत्र जारी नहीं करती है। कोष पत्र ऑफर अपने समूल्य के बट्टे पर जारी किए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से केवल 2 और 3 सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रण करता है? परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन। तो इन सभी परिस्थितियों में, इन सभी मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। ये कथन गलत है। आरबीआई की स्थापना 1937 में हुई थी, 1934 के एक्ट से, जिसे 1935 में लागू किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो शाख सृजन, ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? विदेशी व्यापार का नियमन, ये भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं, ये विदेशी व्यापार का नियमन जो है ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत के व्यावसायिक बैंकों द्वारा शाख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। आरबीआई का गवर्नर अपने अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। तो इसका कथन केवल 1 और 3 हो जाएगा। कथन 2 में भारतीय संविधान नहीं, आरबीआई आरबीआई अधिनियम 1934 के धारा 7 या धारा 8 के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है जनहित में आरबीआई को निर्देश जारी कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकरों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं? अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देते हैं। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। बैंकरों का बैंक है रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिनमें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो ये हो जाएगा हमारा केवल 1, 2 और 3। रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है? केंद्रीय बैंकों को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों का नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना, बैंकों में जनता की जमा राशि को सुरक्षित व तरल रखना, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष नकदी वॉल्ट कैश रखने को बाध्य करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 सितंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर और रिजर्व रेपो दर क्रमश थे 5.15% एवं 4.9%। तो आपको वर्तमान का याद रखना है, ये इस तथ्य को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, इसी के साथ आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।